हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की होम साइंस में 4th चैप्टर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पाचन तंत्र और जिसे हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। सबसे पहले हम पाचन तंत्र का अर्थ जानेंगे। पाचन तंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। शरीर के जो अंग भोजन को पचाने, भोज्य तत्वों को रक्त में मिलाने तथा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, उन्हें पाचक अंग कहते हैं तथा इन अंगों के सामूहिक रूप को पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर के लिए पाचन संस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। केवल शरीर में भोजन पहुंचाना पर्याप्त नहीं होता। यदि हमारा खाया हुआ भोजन बिना पचे हुए शरीर के बाहर मल के रूप में हो जाए तो इससे शरीर को कोई भी लाभ नहीं हो सकता, परंतु पाचन तंत्र के अंगों द्वारा भोजन इस योग्य बनाए या परिवर्तित किए जाते हैं जिससे भोजन के तत्व घुलनशील होकर रक्त में मिलने योग्य हो जाएं। जब तक इन कार्यों की नियमित रूप से भली भांति पूर्ति नहीं होती, व्यक्ति न तो स्वस्थ रह सकता है और न ही उसे कार्य करने के लिए शक्ति व गर्मी ही प्राप्त हो सकती है। अतः शरीर के लिए पाचन तंत्र का विशेष महत्व है। बच्चों, ये हमारे पाचन तंत्र की पूरी इमेज है। इसके जो ऑर्गन्स हैं जो पाचन तंत्र में सहयोग करते हैं, वो सारे इस चित्र में दिखाए गए हैं, जिसमें पाचन जो है वो मुख से शुरू हो जाता है और उसके बाद ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पाचन होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत में पाचन होने के बाद मलाशय से जो वेस्टेज पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये जो चित्र में दिखाए जा रहे हैं, वो हमें तब ज़्यादा सही से समझ आएंगे जब हम उन्हें डिटेल में पढ़ लें। तो एक बार हम डिटेल में पढ़ने के बाद फिर से इस चित्र को देखेंगे, जिससे कि हमें ये और अच्छे से समझ आएगा। पाचन तंत्र के मुख्य अंग व उनके कार्य, मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र अर्थात पाचन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग निम्न हैं। तो इनमें जो है, एक फर्स्ट पे है मुख, माउथ, सेकंड भोजन नली, फिरिंग्स, थर्ड पे है आमाशय, स्टमक, फोर पक्वाशय, ड्यूडेनम, फिफ्थ पे है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सिक्स पे है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो मेन हमारे ऑर्गन हैं जो हमारे पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, इसके अलावा कुछ सहायक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स भी होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां भी पाचन क्रिया में सहायक होती हैं, इसलिए उन्हें भी पाचन संस्थान का ही अंग माना जाता है, जैसे यकृत, क्लोम तथा प्लीहा। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले विशेष पाचक रसों का निर्माण करके भोजन में पहुंचाती हैं। इन्हें पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पाचन के मुख्य अंग थे, तो उसमें सबसे पहले आता है मुख, माउथ। मुख ग्रसनी का ऊपरी खुला हुआ भाग है जो दोनों जबड़ों के मध्य स्थित है। दोनों जबड़ों में दांत व दाढ़ें दृढ़ता से जमी रहती हैं।
मुख का ऊपरी भाग एक कठोर अस्थि से बना होता है जिसे तालु कहते हैं। इधर उधर की बगली में गाल होते हैं जिनका निर्माण कोमल मांस द्वारा होता है। दोनों जबड़ों के मध्य एक गुहा होती है जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा की निचली सतह पर गुलाबी रंग की जीभ होती है। इसके ऊपर नन्हे नन्हे दाने होते हैं। इसी में स्वादांकुर होते हैं जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है, जो हमें खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन स्वाद का पता चलता है। तो जो हमारी जीभा पे स्वादांकुर होते हैं या उन्हें रसांकुर भी कहते हैं, तो उसी के कारण ऐसा हमें पता चलता है कि किस टेस्ट का, किस स्वाद का है, जिनसे हम नमकीन, खट्टे, मीठे व कड़वे रसों का अनुभव होता है। मुख में ही आते हैं ओष्ठ यानी लिप्स, होठ भी कहते हैं जिनको। भोज्य पदार्थों को मुख में ले जाने तथा उसको पाचन योग्य बनाने में ओष्ठ भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। यह मुख के द्वार के रूप में रहते हैं। होठों में विभिन्न तंत्रिका जाल रहते हैं जो उन्हें कार्य करने की शक्ति एवं अनुभव शक्ति प्रदान करते हैं। जो कड़वी होती है अथवा जिसे खाया नहीं जा सकता उसे तुरंत बाहर फेंक देते हैं। होठों के ऊपर बारीक त्वचा का आवरण चढ़ा रहता है। मुख के भीतर त्वचा के स्थान पर एक श्लेष्म झिल्ली चढ़ी रहती है। श्लेष्मा एक लसदार पदार्थ, चिकना पदार्थ होता है। यह बीमारी के कीटाणुओं को शरीर में जाने से रोकता है। इसके रहने से मुख का भीतरी भाग चिकना रहकर भोजन को आमाशय में सुगमता से फिसलाता हुआ पहुंचा देता है। विशेष स्नायुओं द्वारा श्लेष्मा निकलता है। और मुख के ही अंदर आते हैं दांत, टीथ। दांत भोजन पचाने में बहुत सहायक होते हैं। यह भोजन को चबा चबा कर बहुत बारीक कणों में विभक्त कर देते हैं। बारीक हो जाने पर पाचक रस भोजन में सुगमता से मिल जाते हैं। मानव शरीर में दो प्रकार के दांत निकलते हैं। एक होते हैं अस्थायी अथवा दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी अथवा अन्न के दांत। तो जो ये अस्थायी और दूध के दांत होते हैं, तो जब ये बच्चा 6 या 7 महीने का हो जाता है तब ये दांत निकलना शुरू होते हैं और ये लगभग 2-2.5 साल की आयु होने पर 20 दांत निकल जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एक 5 साल के बच्चे में कितने दांत होते हैं, तो टोटल वो 20 दांत होते हैं। लेकिन ये दांत अस्थायी होते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो ये दांत टूट जाते हैं और स्थायी दांत निकल जाते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। लेकिन जो 32 दांत होते हैं तो उसमें जो 28 ही निकलते हैं। जो 6 दांत होते हैं, जो 4 दांत होते हैं वो सभी को नहीं निकलते। उन्हें विजडम टीथ कहते हैं। वो किसी किसी को ही आते हैं। दांतों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। ये दांत पे इमेजेस हैं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम स्थायी दांतों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अस्थायी दांत तो टूट जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, इंसाइजर, भेदक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स और इसको बेसोस्केपिड भी कहते हैं, और चवर्णक दांत, मोलर्स और ट्रीकुस्पिड्स। जो कृंतक होते हैं उनकी संख्या 4 होती है और ये आगे वाले दांत होते हैं जिनका काम होता है काटना, भोजन को या किसी पदार्थ को काटना। जो सेकंड नंबर पे होते हैं वो भेदक होते हैं, कैनाइन होते हैं। ये बहुत नुकीले होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, एक दाएं एक बाएं। थर्ड नंबर पे अग्रचवर्णक आते हैं जिन्हें प्रीमोलर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं और इनका काम होता है भोजन को कुचलना।
इसके पीछे होते हैं चवर्णक दांत जिन्हें मोलर्स कहते हैं। ये 6 होते हैं और ये क्या चौकोर होते हैं परंतु तेज धार वाले होते हैं। और इनका काम भी होता है भोजन को, इनका काम होता है पीस देना, चबा देना। ये दांतों की रचना है। ये दंत मूल, दंत ग्रीवा, दंत शिखाएं, दंत इनेमल। इनेमल जो हमारे दांत के ऊपर वाइट कलर का एक मटेरियल चढ़ा होता है, इसे इनेमल बोलते हैं। दंत गुहा होती है क्योंकि दांत ये अंदर से खोखले होते हैं और इनके अंदर दंत गुहा में मज्जा भरा होता है, जैसे अस्थि के अंदर भरा होता है अस्थि मज्जा, उसी तरह से दांत के अंदर भी ये खोखले होते हैं और अस्थि मज्जा भरा होता है, जिसे दंत गुहा में का अस्थि मज्जा बोलते हैं। दांतों की रचना तो इसमें 3 भाग पाए जाएंगे दांत के। पहला होता है दंत शीर्ष व शीर्षागम, टूथ क्राउन। सेकंड नंबर पे दंत ग्रीव, टूथ नेक। और एक होता है दंत मूल, टूथ रूट। तो जो ये दंत शीर्ष है, टूथ क्राउन, ये दिखाई देने वाला पार्ट होता है। मसूड़े के बाहर जो चमकीला श्वेत भाग दिखता है वही दंत शिखर या दंत शीर्ष है। इसकी बाहरी परत अत्यंत कठोर पदार्थ की बनी होती है। इसे दंत वल्क यानी इनेमल कहते हैं। जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है ह्यूमन बॉडी का। ये बोन से भी, हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है दंत ग्रीव, टूथ नेक। यह मध्य का भाग होता है तथा मसूड़ों के अंदर दबा रहता है। जो मसूड़ों के अंदर दबा रहता है वो टूथ नेक है। दंत मूल, टूथ रूट, यह वह भाग होता है जो जबड़ों की अस्थियों में सीमेंट से जुड़ा होता है। जो सबसे अंदर जो होता है वो टूथ रूट होता है, दंत मूल। समस्त दांत भीतर से खोखले होते हैं। यह खोखला भाग दंत गुहा, पल्प कैविटी कहलाता है तथा उनमें जो गुहा भरा होता है उसे मज्जा, पल्प कहते हैं। दंत मज्जा नष्ट होने पर दांत ही नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत शक्तिशाली भाग होता है। इस भाग में रक्त वाहिनियाँ, सूक्ष्म ऊतक एवं कोशिकाएं होती हैं। इस भाग की सहायता से दांतों में संवेदना का अनुभव होता है। दंत गुहा के ऊपर एक बहुत कड़े पदार्थ की दीवार होती है। इस कड़े और मजबूत पदार्थ को डेंटिन या दंत धातु, जिसे डेंटाइन भी कहते हैं। दंत शिखर के ऊपर एक दूसरे पदार्थ की परत रहती है जिसे इनेमल कहते हैं, जो मैंने आपको बताया थी कि सबसे कठोर होता है। दांत निर्जीव नहीं होते वरन इन्हें शरीर के अन्य भागों की भांति रुधिर द्वारा पोषण पाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये नष्ट हो जाएंगे। मुख के अंदर ही जीभ पाई जाती है, जिसे टंग बोलते हैं इंग्लिश में। भोजन को मुख में इधर से उधर धकेलने में इसका विशेष सहयोग होता है। इसी से दोनों ओर के दांत भोजन चबा सकने में समर्थ होते हैं तथा भोजन में लार भी भली प्रकार मिल जाता है। भोजन के निगलने में भी जीभ सहायता पहुंचाती है। विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव भी इसी के द्वारा होता है। ये पीछे से जुड़ी तथा आगे से स्वतंत्र होती हैं। और मुख में ही लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें सैल्वरी ग्लैंड्स बोलते हैं। मुख में जब भोजन आता है तब दांत उसे काटने व पीसने लगते हैं। इसके साथ ही मुख में एक प्रकार का तरल व लिसलिसा पदार्थ बनता है, जिसे भोजन आगे सरकने योग्य हो जाता है। इस तरल पदार्थ को लार यानी सलीवा कहते हैं। लार क्षारीय, पनीली, गाढ़ी, पारदर्शी व चिपचिपी होती है, जो मुख में स्थिर लार ग्रंथियों से निकलती है। और ये इसके 3 जोड़े होते हैं, 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि जो लार होती है उसमें टाइलिन नामक एक जो एंजाइम पाया जाता है, जो श्वेतसार, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस पर क्रिया करता है। तो जब भोजन का पाचन
होता है तो सबसे पहले जो हमारी लार में टाइलिन नामक पदार्थ होता है तो मुख में ही वो श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करना शुरू कर देता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है और ये इसे किस में बदल देता है, माल्टोज अर्थात अंगूरी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी। थैंक यू बच्चों।